या रेजिस्टेंस। ओके, नो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक रेजिस्टेंस, आपको मैं थोड़ा सा रिकैप करवा दूँ कि आपने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में आपने ये पढ़ा था कि जो V होता है, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। आपने पढ़ा था। फिर आपने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो आपको वहाँ क्या मिला था? आपको वहाँ रेजिस्टेंस R कांस्टेंट मिला था। ठीक, उसी के बारे में हम, ये वही वाला रेजिस्टेंस हो, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पिछला याद है तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। रिमेंबर, बार बार बताती हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आपको ये टर्म्स यूज़ करना है, अक्रॉस थ्रू द कंडक्टर या अक्रॉस थ्रू द वायर, अक्रॉस थ्रू इट। और करंट के साथ आपको यूज़ करना है करंट फ्लो थ्रू इट, करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लो थ्रू द वायर। इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करनी है। तो आपने जब ओम्स लॉ पढ़ा था, आपने उसमें पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। तो जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो हमको एक कांस्टेंट मिला था, जिस कांस्टेंट का नाम था आर। ये जो आर है यही आपका रेजिस्टेंस है। तो आप आर को क्या लिख सकते हैं? आपको आर को लिख सकते हो वी बाय आई, वी बाय आई लिख सकते हो, यानी कि दिस रेजिस्टेंस इज द इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लो थ्रू इट। आप इसमें सिंपल लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लो थ्रू इट। आप सिंपल बोल सकते हो। अब थोड़ा सा एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में आ जाते हैं। ये तो हो गई, हमने फॉर्मूले से बता दिया। अब बिना फॉर्मूले के आप कैसे डिफाइन करोगे रेजिस्टेंस को? एक्चुअली रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ये हर कंडक्टर में होती है। कोई भी आप मेटल यूज़ करोगे तो उसमें रेजिस्टेंस होता ही होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, डिपेंड ऑन द मटेरियल। तो हर कंडक्टर का एक अपना रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? ये रोकता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से। ये नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को चेंज करें। ये नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन मूव करें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ये इलेक्ट्रॉन का उसको मूवमेंट, उसका मोशन बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये नहीं चाहता कि वो मूव करे। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं होने देना चाहता। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ही मूव नहीं करेंगे तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देना चाहती, उसको रोकती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। और रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, आप ये भी मान लीजिए। ठीक है, तो हम कॉपर की तारें यूज़ करते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो उसमें करंट बहुत अच्छा फ्लो होता है। ठीक है, उससे बढ़िया जो होता है सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर कॉस्टली होता है, इसलिए हम कॉपर पे आ जाते हैं। और फिर हम जैसे एल्युमिनियम पे आते हैं तो उसका रेजिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू कॉपर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो करंट बढ़िया फ्लो होता है, बट करंट का लॉस होता है अगर हम कॉपर में यूज़ करें और एज़ कम्पेयर टू द एल्युमिनियम। बट ये थोड़ा जितना आप जाते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं तो उतने ही सस्ते होते जाते हैं। सबसे महंगा तो सिल्वर ही होता है। सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और करंट उसमें बढ़िया फ्लो होता है। उसके बाद आपका कॉपर। ठीक है, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। सबको आपके एनसीईआरटी बुक में टेबल दी है, आप उस टेबल को पढ़ सकते हैं। वैसे दिवाली चल रही है इसलिए पटाखों की आवाज़ आ रही होगी। चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमने दो डेफिनेशन पढ़ी रेजिस्टेंस के बारे में। पहली पढ़ी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। दूसरी हमने पढ़ी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लो थ्रू इट। ओके, नाउ अब हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट की बात होती है, क्योंकि ये हम ओम्स लॉ के थ्रू हमारा रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था, तो उन्हीं के सम्मान में हमने ये रखी गई है। तो ये आपको साइन याद रखना है। ये ओम का साइन होता है, ओम, OHM, ओम। ओम का साइन होता है और यही रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, मतलब 5 ओम, 6 ओम। तो आप कैसे लिखोगे? सपोज आपको 6 ओम लिखना है तो 6 ऐसे बनाइए, साथ में ओम ऐसे बना दीजिए, 6 ओम। ठीक है, अब बात करते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। नो, अब जो रेजिस्टेंस तो आपने पढ़ ली है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो कंडक्टर होता है उसी को रजिस्टर कहते हैं। जैसे बल्ब है तो बल्ब इज़ द रजिस्टर, और जो उसका रेजिस्टेंस, जो उसकी जितना भी हम वायर यूज़ कर रहे हैं जिस हिसाब से, सपोज हमारे पास कोई बल्ब है,
ठीक है, बल्ब है तो बल्ब इज़ ए रजिस्टर, ठीक है, और हर बल्ब का एक अपना रेजिस्टेंस होता है, कितना हमने उसमें मटेरियल यूज़ किया, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, वो कितना करंट को रोक रहा है, किसी हिसाब से कर रहा है, तो वो हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे रजिस्टर की बात करते हैं, तो रजिस्टर वो डिवाइस, वो ऑब्जेक्ट या वो कंडक्टर होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, वो हो गया आपका रजिस्टर। और रजिस्टेंस क्या होगी, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी जो करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। तो रजिस्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और सॉरी, रजिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट of some conducting material. You can take an example of silver, aluminum, copper, which having a resistance of a desired value. ठीक है, thus a resistor is an object and resistance is its electrical property. Okay, listen this line very carefully. A resistor is an object and a resistance is its electrical property due to which it opposes the electric current. ओके, सो वेन एवर वी से डैट वी हैव अ रजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, ठीक है, हमने कहा कि हमारा एक रजिस्टेंस है 6 ओम का, इट मीन्स डैट देयर इज़ अ रजिस्टर, उसका मतलब वहाँ पे एक रजिस्टर होगा जो कि 6 ओम रजिस्टेंस को ऑफर कर रहा होगा। ठीक है, हमने कहा, हमने कोई अपना इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, हमने कहा कि हमारे पास एक रजिस्टेंस है, ठीक है, 6 ओम का, तो इसका मतलब 6 ओम रजिस्टेंस ऐसे ही नहीं आ गया, वहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा, वहाँ पे कोई ना कोई रजिस्टर होगा जो कि 6 ओम रजिस्टेंस बना रहा है, दे रहा है, ऑफर कर रहा है। ओके, आई होप सो आपको ये दो बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई। ठीक है, ओके, फैक्टर्स, किस किस चीज़ के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। देखो, हमारा रेजिस्टेंस 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आता है कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, पहला फैक्टर हम पढ़ते हैं लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। हमने मान लो स्मॉल एल ली, लेंथ किसी भी कंडक्टर की, ठीक है, स्मॉल एल हमने लेंथ ली किसी भी कंडक्टर की, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। सिंपल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर आप यूज़ करें, कोई भी वायर यूज़ करें, कोई भी रजिस्टर यूज़ करें, वो जितना लंबा होगा, वो जितनी वायर हमारी बड़ी होगी, लंबी होगी, उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये आपका पहला पॉइंट आ गया कि आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड इज, अच्छा, हमने ये पढ़ लिया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी किसी भी उसकी, उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, अब ये नहीं, हमने क्या करा, सपोज हमने एक पतली तार ली और एक मोटी तार ली सेम मटेरियल की, मान लो हमने कॉपर की एक पतली तार ली और एक हमने कॉपर की मोटी तार ली, और दोनों की लेंथ हमने बराबर ले ली, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे अलग अलग होगा हमारे पास, इसीलिए हम जब लेंथ को लेते हैं तो साथ में हम उसकी मोटाई भी देखते हैं कि हमने वायर ली, उसकी थिकनेस कैसी है, थिकनेस भी सेम होनी चाहिए। तो अगर हम खाली लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हम ये बात करेंगे कि वो जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम तभी मेज़र करेंगे अगर उसका एरिया, उसकी थिकनेस, किसकी थिकनेस, वायर की थिकनेस बराबर हो, तो हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर से कंपेयर करते हैं कि जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस। दूसरी बात करते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया की। क्रॉस सेक्शन एरिया वही मोटाई, कितना मोटा है, जैसे ये होता है ना, ये वायर है, तो ये वाला जो चीज़ होती है, अगर मैं इसके फ्रंट से बनाऊँ तो ऐसे इस सर्किल होगा और उसके बाद हमारी ऐसे तार होगी, तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, ये हमारा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो हमारा जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसीलिए हमने जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर बताया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि दोनों की मोटाई, दोनों की थिकनेस बराबर होनी चाहिए, तभी हम लेंथ के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास 2 वायर है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन जिस वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जिस वायर की थिकनेस कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एज़ कंपेयर, हम कंपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, आपको 2 चीज़ें मैंने बताई यहाँ पे। अब बात करते हैं हम तीसरा पॉइंट, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंड करता है उस मटेरियल के ऊपर भी, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस अलग होगा। ठीक है,
और अगर आप एल्युमिनियम ले या कॉपर ले, आयरन ले, उसका अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा। जैसे सिल्वर है, हमने सिल्वर लिया तो सिल्वर का रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, टंगस्टन का अलग होगा। मतलब हम जिस हिसाब से अपने मटेरियल को चेंज करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस उसी हिसाब से होगा। तो ये आपको मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। मतलब अपनी वायरिंग जो घर की कर रहे हैं कहीं की भी, या कोई भी सामान बना रहे हैं, पंखा बना रहे हैं, तो आपने देखा उसमें कॉपर वाइंडिंग है, कॉपर वायरिंग की गई है या फिर अल्मोनियम की गई है, तो कॉपर वाली अच्छी मानी जाती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अल्मोनियम। तो यहाँ पे मटेरियल ऑफ द कंडक्टर को भी कंसीडर किया जाता है एज अ फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। द फोर्थ वन इज़ द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने पे भी, क्योंकि जब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा था तो आपको उस समय याद होगा कि हम बात करते हैं व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। ये हमने एक लाइन यूज़ की थी। मतलब हम उसका टेम्परेचर वगैरह ये चीज़ें क्या करते हैं, उसको हम चेंज नहीं होने देना चाहते, कांस्टेंट रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी मटेरियल का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी डिवाइस का, किसी भी रजिस्टर का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। जैसे होता क्या है, बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन ये मोस्टली होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में कभी कभी, जैसे कुछ सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस कम भी होता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर आपको कंडीशन ये मिलेगी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे भी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। तो ओवरऑल बस हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर टेम्परेचर आपका चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। जो रजिस्टर का किसी भी रजिस्टर का जो भी रेजिस्टेंस है वो भी टेम्परेचर के चेंज होने से वो भी चेंज होता है। तो ओवरऑल 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है: रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये 4 फैक्टर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कई बार आते हैं, पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। मैंने अभी बताया था ये जो 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे हम एक नई चीज़ निकालते हैं, वो निकालते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, इससे हम एक नई चीज़ निकालते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। कैसे कहते हैं, देखिए अब हमने क्या करा, हमने लिखा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लिखा हमने। फिर हमने लिखा R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये चीज़ हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, एक यहाँ से पढ़ी थी, एक हमने यहाँ से पढ़ी थी। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो आप ये लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंबाइन करें तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ठीक है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस, L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब आपने पढ़ा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो हमें कांस्टेंट मिलेगा डैट इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो, आइदर यूज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और resistivity. It is depend on you, it is your choice. Okay, and don't be confused because in the examination it depend on the examiner, it depend on the question paper maker that which term they want to be used. Okay, so when you remove the sign of the proportionality तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको रो मिलता है, रो, इस साइन का नाम एक्चुअली रो होता है। ये जो साइन हो ना, इसको रो कहते हैं, और यही हमारा रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है, अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, और याद रखना यहाँ पे इट इज़ टू बी नोटेड, ये जो रो है जो हमने निकाला है, जब हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हम यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर और क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज नहीं कर रहे हैं, तभी हम ले रहे हैं। अब हमने अगर रो का आप इधर ही छोड़ें तो ए साइड जाएगा ऊपर की तरफ और आर आ जाएगा नीचे की तरफ। तो आप रो को क्या लिखोगे, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, लिखेंगे आप आर ए बाय एल। तो ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ए हमने ऊपर लेगा, यहाँ पे लेगा ए, तो यहाँ आर के साथ आ गया, और एल हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तो रो इक्वल्स टू आर ए बाय एल। अब आपने ये पढ़ा, एक नया फॉर्मूला पढ़ा। अच्छा, इसको जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो आप इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, देखिए
एक मिनट, हमने ये पढ़ा, हाँ अब हमने पढ़ा कि रो इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा आर ए बाय एल। अच्छा, सबसे सिंपल डेफिनेशन जो आपको बनानी होती है फॉर्मूले से बना लीजिए, सबसे सिंपल होता है। अगर आपको ए क्या होता है, एरिया होता है, एरिया होता है। अगर आप इसको 1 मीटर स्क्वायर ले लें, क्योंकि देखिए एरिया को आप 1 मीटर स्क्वायर ही लेंगे, क्योंकि एरिया की ऐसा यूनिट मीटर होती है और उसको स्क्वायर में ही लिया जाता है, क्योंकि वो यूनिट स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय लेंथ का क्या होता है मीटर, और कितनी लें आप, 1 मीटर लें। तो अगर आपने इसको 1 1 ले लिया तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, रो इज इक्वल्स टू आर नहीं मिलेगा। सॉल्व करिए इसको, तो रो इज इक्वल्स टू आर, और 1 मीटर से ये वाला मीटर कटा तो कितना आ जाएगा रो, और 1 मीटर इंटू 1 मीटर आया। अभी आप फिलहाल ये देखिए कितना इंटू 1 मीटर आया। और रो आर जो होता है वो क्या होता है आपका, ओम होता है। तो आपका जितना भी आपका रेजिस्टेंस होगा वही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया। मतलब आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया जब आपने क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया और उसकी लेंथ को 1 मीटर लिया। क्योंकि जब आप यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो ओम में आएगी, है ना। मान लीजिए आपने 6 ओम लिया तो आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 6 ओम मीटर, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 ओम ली और 1 तो पहले से ही है 1 मीटर, तो कितना आ जाएगा 6 ओम मीटर। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो इससे आपको ये भी पता चला कि हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। फिर से दिखा देती हूँ आपको, रुकिए। तो हमने रो को देखा, रो हमारे पास आर के इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। किस कंडीशन पे, अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ भी हमारी 1 मीटर हो जाए, तो रो इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो यानी कि आप रेजिस्टिविटी को ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज या इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। आप कैसे कह सकते हैं, तो डिफाइंड कर दीजिए, या इज द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ही होगी, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वही होगी। कब होगी, व्हेन वी हैव अ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर। किसकी लेंथ, कंडक्टर की लेंथ। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच हैव अ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज टू बी 1 मीटर। क्लियर। अब ये आपका हो गया रेजिस्टिविटी की एक डेफिनेशन, ओके। आप इसको एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ वन साइड 1 मीटर when the current flow perpendicular to the opposite faces of the cube। बट ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। इतनी टिपिकल डेफिनेशन आपके कोर्स में नहीं है, मैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी आपको बता रही हूँ। तो उसमें सिर्फ ये है कि अगर जो रेजिस्टेंस है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। कब इक्वल होगी, जब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो या यूनिट स्क्वायर हो और उसकी लेंथ यूनिट लेंथ हो, मतलब 1 मीटर हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिट की और किससे डिनोट करते हैं। डिनोशन मैं आपको बता चुकी, रो से डिनोट करते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा आर ए बाय एल। तो आर की जो एक मिनट, हाँ, जो हमने आर का हमने को पता है कि इसका ओम होता है यूनिट, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। तो हमने मीटर से मीटर कैंसिल किया, ओम मीटर बचा, तो इसकी जो यूनिट है वो हो गई ओम मीटर, ठीक है। इसकी यूनिट हो गई ओम मीटर। हमने यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी पढ़ ली। अब रेजिस्टिविटी के बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टिविटी डिपेंड। जैसे हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस 4 फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है। एक हमारा होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, तीसरा होता है हमारा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ वन इज़ द टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये सिर्फ 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और दूसरा ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब हम जो है हमारे पास 4 टाइप के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर होता है,
सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और एक एलॉय होता है। तो हम यहाँ बेसिकली कंडक्टर और एलॉय के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो नेचर ऑफ द मटेरियल। तो अगर हमारा ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हम सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, कॉपर यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ। ये टेबल है, इसके रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है इंक्रीजिंग वे में अरेंज है। सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की होती, जो कि होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। फिर कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम इसी तरह से बढ़ती है। ठीक है, हम जो बेसिक जो चीज़ इसमें पढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, और एक टर्म और आता है सुपर कंडक्टर। फिर हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि हम एलॉय का क्यों यूज़ करते हैं, एलॉय क्यों इतना बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू द कंडक्टर। तो पहले हम पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आप जानते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे आपने कॉपर लिया, एल्युमिनियम लिया, सिल्वर लिया, प्लैटिनम लिया, तो ये सब आपके मेटल्स होते हैं और इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव कराने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी बढ़िया हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना ज़रूरी है ना, और मूव कौन से होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे मूव होते हैं। तो जो वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। एक चीज़ और सुन लीजिए, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सेमी कंडक्टर, क्योंकि उसके पास फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एज़ कम्पेयर टू द कंडक्टर उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर से कम होती है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इट हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, फिर सेमीकंडक्टर की उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पास होते हैं, सेमीकंडक्टर के पास कुछ ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इंसुलेटर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक है, ये आपको बेसिकली चीज़ मैंने आपको बतानी थी। अब हम बात करते हैं कि जैसे एलॉय की। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय हम क्या करते हैं, कुछ कंडक्टर्स को, कुछ प्योर मेटल्स को मिला देते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए, कि भैया सिंगल वो इतना बढ़िया काम नहीं कर रहा था, लेकिन अगर हमने उसको किसी और के साथ मिला दिया, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला दिया, तो वो एक नई नई चीज़ बन गई, नया मटेरियल बन गया, उसको एलॉय कहते हैं। और एलॉय की प्रॉपर्टी जो उसके मिले हुए मेटल्स होते हैं, जो उसके कॉन्स्टेंट मेटल्स होते हैं, उनसे उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। और चलिए हम पढ़ते हैं कि एलॉय और कंडक्टर का क्या रिलेशन है एज़ कम्पेयर टू द रेजिस्टिविटी। तो अगर हम एलॉय की बात करते हैं, तो एलॉय क्या होता है, हमने एक लिया, सपोज हमने आपका लिया नाइक्रोम। नाइक्रोम निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन से मिलके बनता है। तो अगर हम इंडिविजुअल बात करते हैं इन चार मेटल्स की, तो इनकी रेजिस्टिविटी कम कम होती है एज़ कम्पेयर टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द नाइक्रोम। ठीक है, अब जो निकल है आपके, जो चार हैं, जो चारों आपके, तो इनकी 10⁻⁻8 से मल्टीपल में होती है। जैसे निकल की होगी 6.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्रोमियम की हो गई आपकी 12.9 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, एंड सो ऑन, ऐसे ही आपके बाकी दो की भी है। लेकिन अगर आप नाइक्रोम की बात करेंगे तो नाइक्रोम की इनसे ज़्यादा होती है, उसकी 10⁻⁻6 होती है। ठीक है, ओम मीटर, 10⁻⁻6 ओम मीटर रेजिस्टिविटी होती है। तो अगर हम किसी भी एलॉय की बात करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी उससे मिले हुए जो उसके कॉन्स्टेंट मेटल्स होते हैं, जिनसे वो मिलके बनता है, उनसे उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो एलॉय की रेजिस्टिविटी एज़ कम्पेयर टू द प्योर मेटल्स ज़्यादा हुई। प्योर मेटल्स में एक प्रॉब्लम होती है कि वो क्या होता है, प्योर मेटल्स का जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसके रेजिस्टिविटी में भी चेंज आता है। जैसे इसमें मैंने दो चीज़ें फैक्टर लिखी ना, कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है ना। क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर में चेंज होगा, रेजिस्टिविटी में चेंज होगा। बट एलॉय का एक फ़ायदा होता है, एलॉय में क्या होता है ना, कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी में बहुत ही माइन्यूटली चेंज होता है, एक तरीके से नेग्लिजिबल होती है, या आप कह सकते हो कोई चेंज ही एक तरीके से नहीं होता है ना। तो अगर आप देखें तो एलॉय जो है कहीं ना कहीं वो इसके अंदर ये एक पॉजिटिव चीज़ है, एक एडवांटेज है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद भी
इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है एज कम्पेयर टू द कंडक्टर। एक आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई द एलॉय इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल। क्योंकि प्योर मेटल क्या होता है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर में चेंज होगा रेजिस्टिविटी में भी चेंज होगा। तो अगर आप खुद बताइए कि इलेक्ट्रिक का काम हम कुछ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसमें हीट तो जनरेट होगी ना, और हीट जनरेट होगी तो वहाँ पे अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा तो वहाँ पे वो पिघल जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। और अगर वायर ही बर्न होगी, ऑक्सीडाइज हो गई, तो क्या आपका इलेक्ट्रिक सर्किट टूट नहीं जाएगा? क्या आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी? बार बार आप जाओगे तार बनाओगे, बार बार आप ये चीज़ें करोगे, जाके नहीं कर सकते ना। या तो फिर आपको इलेक्ट्रीशियन ही बनना पड़ेगा या 24 घंटे के इलेक्ट्रीशियन ही अपॉइंट करना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम एलॉय यूज़ करते हैं। एलॉय क्या होता है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ भी होता है ना, वो जो वायर होती है, हमारा कंडक्टर होता है, वो ब्रेक नहीं होता, वो टूटता नहीं है। तो अगर वो टूटेगा नहीं तो बढ़िया होगा, बढ़िया काम करेगा। तो इसीलिए हम एलॉय का यूज़ करते हैं, बिकॉज एलॉय हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ प्योर मेटल, दैट्स वाई बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर इट डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये बर्न नहीं होते, ये पिघलते नहीं है, इसीलिए हम एलॉय का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ प्योर मेटल। और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दो चीज़ हमने पढ़ी, नेचर ऑफ द मटेरियल, और दूसरा हमने पढ़ा टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कोई अलग से स्पेशल चीज़ नहीं होती, ये कुछ ऐसे मेटल्स या कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, मतलब उसके कम बाद, मतलब बढ़ाने का बाद नहीं कह रही हूँ, कम की बात कर रही हूँ। सपोज आप टेम्परेचर घटाते जा रहे हो, तो एक बार एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि उसके कम होने के बाद उसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट। और मैंने टर्म यूज़ किया ऑलमोस्ट, प्योरली ज़ीरो नहीं होती, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसे मेटल्स को हम लोग कहते हैं, या ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है। एक हमारे डच के फिजिस्ट थे, ओनेस करके, हेकी कैमरलिंग ओनेस, इन्होंने ही ये डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या कहा था, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं या फिर पुअर कंडक्टर भी हो सकते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो लेड। तो अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए सुपर कंडक्टर, आप लेड बोल सकते हो। तो जैसे आपके पास लेड है, तो उसमें से ये उन्होंने लेड का यूज़ किया था एक्चुअली। तो उन्होंने ये फाउंड किया कि उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत कम है लो टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर लो करने पे उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ज़ीरो ही मान सकते हो आप। तो ये जो लेड की प्रॉपर्टी निकल के आई, या लेड के अलावा और भी कोई ऐसे मटेरियल होंगे जिनकी प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और जो ये सुपर कंडक्टिविटी को पोजेस करते हैं, उन मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे ये स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर के बाद से क्या होती है, इनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो होने लगती है। तो वो जो टेम्परेचर जिसके बाद से इनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो होने स्टार्ट कर जाती है, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके बिलो द टेम्परेचर बिलो विच अ मटेरियल इज़ टू बी सुपर कंडक्टिंग स्टेट। उसके बाद वो किस स्टेट में आ जाता है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेती हूँ। उसकी मैं अलग से भी वीडियो बना दूँगी, लेकिन इसमें भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। उसमें ये है कि मान लो सपोज़ आपके पास एक वायर है, ठीक है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी एल है, इसकी लेंथ। हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं पड़ेगा। अब कलर का यहाँ पे ध्यान है कि अगर रेड एक कंडीशन के लिए है, फिर मैं ब्लू लूँगी दूसरी कंडीशन के लिए, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रो एल बाय ए, होगा कि नहीं होगा। अब हमने क्या करा, हमने सेम कंडक्टर को खींच दिया, सेम वायर को खींचा, देखिए दूसरी वायर नहीं यूज़ की है, उसी को खींच दिया है, और इतना खींचा है इसकी लेंथ डबल होगी है। अब जब इसकी लेंथ डबल होगी तो इसकी मोटाई भी तो कम होगी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज़ होगा कि नहीं होगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी आधा हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। R डैश ले लेते हैं चेंज के दिखाने के लिए। रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से इसको कोई मतलब नहीं है, किसको, रेजिस्टिविटी को। लेंथ आ जाएगी 2L
और क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा A/2। ये जो 2 है ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर की तरफ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 4ρL/A। आ गया। और ये आपका पुराना रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे पुराना है कि नहीं है। यानी कि अगर आप किसी भी तार को खींच के उसको डबल करते हो, सेम तार को खींच के डबल करते हो, तो उसके रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है, 4 गुना हो जाता है ना। अब एक कंडीशन हम और लेते हैं। अब हमने क्या करा, उसी तार को, ये जो हमने तार ली थी, ये वाली जो हमने तार ली थी, जो L और A थी, जिसका रेजिस्टेंस था ρL/A। अब हमने इसी को क्या करा, डबल कर दिया, सेम तार को हमने डबल कर दिया, लपेट दिया उसी के ऊपर। अब हमने जब सेम तार को लपेट दिया तो उसकी जो लेंथ है वो हो गई 2L, सॉरी, उसकी लेंथ हो गई आधी। अब हमने तो डबल कर दिया, हमने उसी के ऊपर उसको लपेट दिया, मतलब हमने उसको डबल कर दिया, मोटा कर दिया। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो हो जाएगा 2A। जब क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया तो लेंथ भी तो कम हुई, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 हो गई। तो आपने इस बार रेजिस्टेंस को डबल डैश ले लेती हूँ, क्योंकि पिछले वाले एग्जाम्पल में R डैश लिया था मैंने। तो इज इक्वल्स टू ρL/2, और आपको क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, 2A। तो यानी कि ρL/4A। अब देखा आपने, अब ये क्या आपका पुराना रेजिस्टेंस है, ये देखिए। तो जब आपने तार को खींच के डबल किया था तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हुआ था। और अगर आपने सेम तार को, मतलब अगर हम वापस इनिशियल कंडीशन पे आ जाए, हमने इस वाली तार को, सेम तार को डबल कर दिया, घुमा दिया, लपेट दिया उसी के ऊपर, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और, यानी कि जब आपने लेंथ को डबल किया, जब आपने लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया। और जब आपने उसकी मोटाई डबल कर दी, उसको मतलब लपेट दिया उसी के ऊपर, तो 1/4 टाइम्स हो गया। ठीक। लेकिन अगर आपको इतना खींचे आप किसी तार को कि वो 3 टाइम्स हो जाए, अगर आप तार को इतना खींचे कि वो 3 टाइम्स हो जाए, अगर आपने इतना खींचा कि उसकी तार ये 3 टाइम्स हो जाए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया A/3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा, पुराने रेजिस्टेंस के 9 टाइम्स हो जाएगा, जो पहला रेजिस्टेंस था। और अगर आप यही कंडीशन इस वाली उसमें अप्लाई करते हैं, मतलब आपने उसको 3 बार लपेट दिया, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 3A हो जाएगा, और लेंथ जो होगी L/3 हो जाएगी। और इस टाइम पे जो उसका रेजिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा 1/9 टाइम्स। ठीक है। नहीं है तो आपको निकाल के देख लो, फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, R ρL/A। L की जगह L/3 रखो और A की जगह 3A रखो, तो 1/9 आया। और अगर आप L की जगह 3L रखते हो और A की जगह A/3 रखते हो, तो आपका 9 आ जाएगा, 9 टाइम्स, 9 ρL/A। करके देखिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है, और जितना मैंने बताया सब आपका बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिवाय जो बीच में मैं आपको सुपर कंडक्टर एक्सप्लेन कर रही थी, और जो इंसुलेटर की जो डिटेल्स, इंसुलेटर ये सब आता है, जो इनकी जो बारीक वाली डिटेल एक्सप्लेन कर रही थी वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है। होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो मैं कॉम्बिनेशन के ऊपर डालूंगी, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हो, सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, अगर आप पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं, या किस कनेक्शन को पैरेलल कहा जाता है, और जब आप पैरेलल कनेक्शन करते हैं तब रेजिस्टेंस कितना होता है, और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के बाद फिर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं इसी के ऊपर, सीरीज़ और पैरेलल वाले सर्किट डायग्राम्स। चलिए, ओके, बाय बाय।